पहले से ही प्लान होना चाहिए कि हमें जॉब करनी है या हमें बिजनेस। ट्रेडिशनल पार्ट को इनोवेशन के साथ अगर आपको जोड़ना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड वाला आपकी तरह सोशल मीडिया मार्केटर ही बनना चाहता है, तो क्या वो राइट डिसीजन है? टूल की जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करते हैं वो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा इसमें करियर में चला जाता है, सो व्हाट कुड बी द अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स और क्या क्या उसके पास एवेन्यू हो सकते हैं? अगर आपके पास स्किल्स आती है तो आप मल्टीपल एरियाज पे काम कर सकते हो। कोई क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंपनी चला के भी अच्छा काम कर सकते हो। जिसका सक्सेस रेट अच्छा है, राइट, वो चार्जेस लेगा मार्केट से। कोई भी एजेंसी क्या काम करेगी उस प्रोसेस को जान लो। उस प्रोसेस से वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है कि ना, ये आप प्रिडिक्शन अगर लगा सकते हो और आपको लगता है कि हो सकता है तो आप वो एजेंसी को हायर कर सकते हो। मेरा ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ है और मैं कस्टमर एक्विजिशन की बात करता हूँ, तो क्या कस्टमर एक्वायर हो पाएंगे बिना ब्रांड बिल्डिंग के? जो हर बच्चा चाहता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, सोशल मीडिया में अपना नाम करना, अपने पेज पे बहुत सारे फॉलोअर्स लाना, उसके राज आज के पॉडकास्ट में जानेंगे, क्योंकि उसको जो इम्पैक्ट कर सकते हैं वैसे इंसान विपिन भाई वाला नहीं मेरे साथ है। सो वेलकम विपिन भाई। थैंक यू नवीन भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। चलिए, सो अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो पूरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग ये पिछले 10 साल का 15 साल का पूरा गेम है, उसके पहले इतना था नहीं। तो ऑब्वियसली फैमिली बैकग्राउंड तो होगा नहीं, किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि जनरली इसमें वो सब फर्स्ट जनरेशन वाले हैं। तो क्या फैमिली बैकग्राउंड था और क्या हुआ या क्यों आप इस फील्ड में आए? फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फादर टेक्सटाइल में और जमीन का थोड़ा मोटा काम करते थे। तो मेरा बैकग्राउंड मतलब वो टाइप का ही रहा है कि बिजनेस में कर रहे हैं टेक्सटाइल साइड पे और जमीन का काम करते थे। और यहाँ पे हम लोग जो आए उसका बेसिक पार्ट है कि हमने कंप्यूटर साइंस किया था, कंप्यूटर का नॉलेज था। ओके, सो पढ़ाई आपने कंप्यूटर साइंस की? कंप्यूटर साइंस किया है। उसके बाद में देख रहे थे कि क्या करें वैसा करना बिजनेस ही था। तो एक स्किल ऐसा ढूंढ रहे थे कि जो स्किल पे सारे बिजनेसेस खड़े हो पा रहे, कोई भी बिजनेसेस करे तो हम चल पाए वैसा। तो वैसे हम फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के साइड पे आए और मार्केटिंग के बारे में सर्च करना और रिसर्च करना चालू किया। तो वहाँ से इंटरेस्ट आता गया और ये फील्ड में आ गए मतलब। गॉट इट। सो अभी मैं क्या बच्चों के साथ रहता हूँ, हमेशा एक करियर शो भी है, तो करियर की बातें होती है। सो आपने वो क्या बोलते हैं कंप्यूटर साइंस किया, उसमें क्या ऐसा सीखा, या अगर किसी को सीखना है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से करियर जिसको बनाना है, उसके लिए कितना काम लगता है? देखो, पहले से ही प्लान होना चाहिए कि हमें जॉब करनी है या हमें बिजनेस करना है। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में जो स्किल कॉम्प्लीमेंट करती है वो स्किल अगर सीखेंगे तो लाइफ टाइम काम आएगी, क्योंकि करना बिजनेस होता है। और वहाँ पे अगर कोई स्किल कॉम्प्लीमेंट करती है तो आपको बिजनेस ग्रोथ कराने में इजी रहता है आपके लिए काम करने में। तो मेरा जो पार्ट रहा उसमें मैं पहले से ही दिखता था कि कोई भी समझ लो कंप्यूटर साइंस करते थे, वहाँ पे कोडिंग आता था, लैंग्वेजेस आती थी, बट वो बनती सब बिजनेस के लिए थी। कि किसी को अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, वेबसाइट बनाना है तो बनता वो, एंड अगर गोल देखोगे तो बिजनेस को ग्रो कराने के हिसाब से वो बनता था। तो मैं वहाँ पे ये देखा कि अगर ये बन तो जाएगा लेकिन ये कस्टमर्स तक कैसे पहुँचेगा, राइट। तो बनाने के बाद में कस्टमर्स तक पहुँचाने का, और वहाँ पे वो सक्सेस रेट डिपेंड था मार्केटिंग पे, राइट। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि इस कोई भी अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस को सक्सेस कराना है, राइट, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट तो मार्केटिंग है। तो कोडिंग कितना ही काम आएगा, राइट। तो वहाँ से फिर मैंने शिफ्टिंग किया कि सीखेंगे मार्केटिंग और मार्केटिंग पे काम करेंगे। कोडिंग को एज अ बैकग्राउंड लिया, ठीक है, और मार्केटिंग स्किल डेवलप किया। तो दोनों को कॉम्बो करके हम लोग अभी चल रहे हैं। गॉट दैट। सो अगेन कॉम्बिनेशन, ये जो मार्केटिंग वाला पार्ट है वो मुझे लगता है आपने ऑफ कैंपस सीखा, ऑफ कॉलेज सीखा, राइट। और जो कोडिंग वाला पार्ट या जो साइंस वाला पार्ट है वो आपने कॉलेज में सीखा, राइट। सो दोनों का आप क्या बैलेंस देखते हैं? देखो, कोडिंग ऐसा पार्ट है कि जो आपको कोई भी ट्रेडिशनल पार्ट को इनोवेशन के साथ अगर आपको जोड़ना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। और टेक्नोलॉजी के साथ में कोई भी बिजनेस को स्केल करना है तो टेक्नोलॉजी के साथ ही स्केल कर सकते हो, या मार्केटिंग को एम्पलीफाई करने के लिए भी वही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों का कॉम्बो मैंने ये हिसाब से देखा कि एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड सही था तो टेक्नोलॉजी समझ आता है, दूसरा मार्केटिंग की समझ आ गई, तो दोनों का कॉम्बो करके
ट्रेडिशनल को हाइब्रिड करके आगे चल सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट से ये लिया, और आज के टाइम में देखोगे तो ट्रेडिशनल प्लस इनोवेशन ये दोनों का कॉम्बो ही चल रहा है, तो अभी इसका राइट बेनिफिट्स मिल रहा है। गॉट इट। सो आपका साइंस बैकग्राउंड हो, फिर आप मार्केटिंग सीख लो, तो बहुत जोरदार कॉम्बिनेशन हो जाता है। कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे हैं जिनका कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो कॉमर्स लिया हुआ है, और वो लोग भी सोशल मीडिया बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, कोई सोशल मीडिया मार्केटियर बनना चाहता है। सो उनके लिए पहले तो क्या एडवाइस है और क्या सीखना चाहिए, मैं नेक्स्ट आ जाऊंगा उसके ऊपर। देखो, कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों को आप देखोगे तो फाइनेंस अच्छा आता है, अकाउंटिंग अच्छा आता है, तो कोई भी एक स्किल बिजनेस में वो जो चाहिए वो स्किल उसके पास है, राइट। उसके साथ में उसको अगर कस्टमर एक्विजिशन आ जाता है, समझ लो किसी को अगर फिगर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ है, राइट, तो मार्केटिंग गेम उसको सही तरह से समझ आ गई, या कस्टमर्स लाने की गेम उसको सही तरह से समझ आ गई, तो बिजनेस में वो स्किल भी उसकी कॉम्प्लीमेंट करेगी कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करने से क्या उसको निकाल सकते हैं। तो प्योर इक्वेशन बना के वो आगे काम कर सकते हैं। तो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए भी मार्केटिंग, कस्टमर एक्विजिशन साइड अगर सीखते हैं तो अच्छा उसके लिए भी इम्पैक्टफुल रहेगा वैसा। गॉट इट। सो मैं जो समझ रहा हूँ, एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, एक आपने एंगल दिया कि वो कोई भी एक उसको स्किल आती है, मतलब एक तो आपने ओवरऑल ही दे दिया, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो। मैं पढ़ा भी नहीं, मुझे बिजनेस करना है, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए मुझे मार्केटिंग आना चाहिए, तो मार्केटिंग सीखना मेरे लिए प्लस है। ये एक साइड होगी। बहुत आपने अच्छे से कहा कि कुछ भी करता हूं, मतलब वो बोलते ना कि हर बच्चे के लिए आपकी तरफ से मैं एडवाइस समझूं, तो कुछ भी तो कर ले लाइफ में, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो सीख ही ले, ताकि तेरे वो फ्यूचर में काम लगने वाला ही है। कुछ भी करो, कस्टमर तो चाहिए, कस्टमर तो चाहिए बिजनेस में। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाला आपकी तरह सोशल मीडिया मार्केटर ही बनना चाहता है, वो लोगों से काम लेके उनको जो भी कस्टमर एक्वायर करना है, उनको फॉलोअर बढ़ाना है, उनके सबसे उन सब बातों पे आऊंगा, उसको वैसा आपकी तरह बनना है, तो क्या वो राइट डिसीजन है? और राइट डिसीजन है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कुछ भी करना हो, डेली की 2 घंटे की सब्जेक्टिव सर्फिंग 3 साल तक करनी चाहिए। ओके, राइट। उससे सब्जेक्टिव सर्फिंग से पता ये चलता है कि डेप्थ से डेप्थ आप जाते हो, एक एक कीवर्ड्स के बारे में आपको प्रॉपर पता चलता है, और जो भी स्किल आपको सेट करनी है वो स्किल पे आपके पास डेप्थ हो अच्छे लेवल की। वो डेप्थ क्रिएट करने के लिए डेली का 2 घंटा सब्जेक्टिव सर्फिंग तो करोगे तो नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद आपके स्किल सेट चाहिए कि वो फॉर्मेशन कैसे वर्क करता है, फॉर्मेशन एंड टेम्पलेट बेस्ड स्टडीज चाहिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको सक्सेस रूट बनाता है, चाहे मार्केटर बनना है, चाहे कोई भी एरियाज में आपको काम करना है। गॉट दैट। सो 2-3 बड़े टेक्निकल वर्ड आ रहे हैं, मेरे भी ऊपर से गए हैं। एक 2 घंटा सर्फिंग। सो सर्फिंग मतलब क्या, कोई एक लेमैन की लैंग्वेज में? सब्जेक्टिव सर्फिंग। फॉर एग्जांपल, मुझे सोशल मीडिया के बारे में सीखना है, तो मैं डेली पर्टिकुलर एक ही वर्ड पे जितना भी सोर्सेज अवेलेबल है, जितना भी कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, वो कंटेंट को डेली 2 घंटा पढ़ूंगा। गॉट दैट। पढ़ूंगा या नेट पे सर्फ करूंगा? नेट पे सर्फ करूंगा। ओके, राइट। और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा, ताकि मेरा नॉलेज आए कि वो चीजें कैसे चलती है, अवेयरनेस बढ़े मेरे लिए, राइट। उसके बाद में फॉर्मेशन और टेम्पलेट सीखते हैं कि ये फॉर्मेट एक पैटर्न में इसको कैसे सेट किया जाए जहां पे मैं इसको अप्लाई कर पाऊं, और उसके बाद में मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लूं कि मैंने जो अप्लाई किया उससे क्या आउटकम आया, उसकी एनालिटिक पावर बनेगी और डिसीजन मेकिंग बनेगी वहां से। ठीक है। तो ये तीनों को कॉम्बो की तरह अगर चलाओगे तो आपके पास जो स्किल सेट होगा वो एकदम पावरफुल बनेगा और पॉलिश होके बाहर आएगा वो। ठीक है। सो पहला पार्ट मुझे अच्छी तरह क्लियर हो गया कि जो मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये सिर्फ शायद ये हो सकता है कि ये सिर्फ ये सोशल मीडिया के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। के लिए मुझे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनना है, तो मैं 2 घंटा फाइनेंस के लिए कोई कीवर्ड किया और उसको पूरा डिटेल में स्टडी करता हूं। ये हो गया। टेम्पलेट फॉर्मेशन थोड़ा और डिटेल में मुझे समझाना लेमन करके, वो क्या हुआ, मैंने सपोज करो मुझे पेरेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो पेरेंटिंग का कीवर्ड मैंने लिया, उसको स्टडी करके मैंने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। अब टेम्पलेट फॉर्मेशन में क्या करूं मैं? टेम्पलेट फॉर्मेशन डिपेंड्स करता है बिजनेस फंडामेंटल्स पे, कि सबसे पहले आप जो नीश में काम करना चाहते हो उसके आप पेन एरियाज आइडेंटिफाई करो, फिर आपने जो सीखा उससे आप उसके सॉल्यूशंस बनाओ। सॉल्यूशंस बनाने में आप उसको स्टेप वाइज डिराइव करोगे कि भाई पहले ये स्टेप करूंगा, सेकंड ये करूंगा, थर्ड ये करूंगा। उसके बाद में उससे कंक्लूजन क्या आएगा, एक प्रिडिक्टिव आप रिजल्ट्स की ओर जाते हो। ये चारों का कॉम्बो करके एक पूरा टेम्पलेट बना है कि ये स्टेप में मैं फॉलो करूंगा, इस तरीके से मैं अप्लाई करूंगा और उसका रिजल्ट ये आना चाहिए।
राइट। ये पार्ट में जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो तब आपके पास और एक डेटा आता है कि मैंने जो सोचा था वो क्या हुआ क्या, राइट। और मैंने जो हिसाब से मैंने स्टेप वाइज काम किया है वो स्टेप वाइज में क्या रिजल्ट आ रहा है सामने, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ रहा है या कोई और चीज आ रहा है। तो वहां से वो डेटा के साथ में कंपैरिजन करके इवेल्युएट करना और वैलिडेट करना कि कौन सी स्ट्रेटेजी कितने लेवल पे क्या परसेंटेज पे वर्क कर रही है। तो वैसे वो स्ट्रेटेजी टेम्पलेट बेसिंग जब भी करोगे तभी आपके पास वो स्ट्रेटेजी की आउटकम की परसेंटेज आप क्लियर कर पाते हो और उससे फिर आपके एनालिटिक पावर अच्छे बनते हैं और इनसाइट्स आप दे पाते हो बिजनेसेस को। सो मैं मेरी अगर भाषा में समझता हूं तो पहले मैंने स्टडी कर लिया, फिर उसको कैसे मोनेटाइज करूंगा उसके 1 2 3 4 5 स्टेप बनाने, उसको आप टेम्पलेट और वो बोल रहे हैं। मोनेटाइज काउंट कर लो या कहीं पे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा नॉलेज को, राइट। तो नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है कि भले सपोज करो मुझे वो सेवा के लिए करना है, बट उसके लिए मुझे स्टेप बनाने पड़ेंगे कि पहले ये स्टेप दूंगा, उससे ये आएगा, उससे मैं सेकंड पे लेके जाऊंगा, फिर थर्ड पे लेके जाऊंगा, उस तरह का वो हो गया। एंड देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में फिर दो पार्ट आते हैं जो मैं समझता हूं। एक तो हो गया कि मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना चाहिए मेरे हिसाब से ट्राइड एंड टेस्टेड, या जिसको बोलते हैं सोलोप्रेन्योर हो गया, या मैंने मेरा बिजनेस शुरू कर दिया, वैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है। और दूसरा होता है किसी के यहाँ पे जॉब करके लेना चाहिए। व्हाट इज योर सजेशन? देखो, प्रैक्टिकल आप जॉब के थ्रू जाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिजनेस के थ्रू जाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों प्रैक्टिकल जब भी आप फॉर्मेट बनाते हो तो बेस्ड ऑन इनसाइट ही बनाते हो। मार्केट से जो आपको इनपुट मिला है वो इनपुट के बेस ही आप फॉर्मेशन बनाते हो। तो ऐसा नहीं होगा कि वो टोटली फेल हो जाएगा, राइट। कुछ परसेंटेज होता है, वैसे कोई भी जगह पे आप कोई भी चीज अप्लाई करते हो तो पहले 50% 60% आता है, उसको ऑप्टिमाइज करके फिर आप 70 पे लेके जाते हो। डेली ऑप्टिमाइजेशन वाली जो प्रोसेस है वही करनी पड़ती है आपको, चाहे आप जॉब में जाओ या बिजनेस में जाओ। तो चॉइस होती है वहां पे कि आप बिजनेस करना चाहते हो या जॉब के थ्रू निकलना चाहते हो, वैसा। गॉट दैट। अगर कोई बच्चा इसमें कुछ फॉर्मल एजुकेशन लेना चाहे, एक तो हो गया जैसे साइंस बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स का है, जैसे आपने कहा उसने क्या बोलते हैं सर्फिंग कर लिया, वो टेम्पलेट्स बना लिए, प्रैक्टिकल ले लिया, कोई फॉर्मल एजुकेशन उसको लेना हो तो क्या लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए? देखो, फॉर्मल एजुकेशन आज के टाइम में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, जैसे IIM ऑनलाइन कर रहा है, हार्वर्ड ऑनलाइन कर रहा है, तो सब जगह पे अवेलेबल है। सोशल मीडिया के कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स, IIM हार्वर्ड के कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन के बेसिस पे। क्या बात है। हाँ, और इसके अलावा देखने जाओगे तो स्किल सेट एंड फॉर्मेशन वाइज अगर आप देखो कि टूल को कैसे चलाना है या टूल की जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करते हैं, वो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो प्लेटफॉर्म के अपने कोर्सेज हैं, मतलब स्टडी या बिगिनर लेवल के कोर्सेज के आप जाके अपना फॉर्मेशन सीख के रेडी कर जाओ। बाकी स्किल सेट और प्रैक्टिकल से ही आएगा जो भी आएगा, राइट। तो आप फॉर्मेशन कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। सो अगेन मैं जो समझ, एक तो हो गया फॉर्मल किसी को जाना है तो IIM हार्वर्ड जैसे भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये तो एक तरीका हो। और बोले मेरे पढ़ाई में नहीं जाना है तो यूट्यूब से जो भी प्लेटफॉर्म है उनके वीडियो से, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से भी वो सीख के इसके अंदर पूरा अंदर डूब सकता है। गॉट दैट, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इसकी बिजनेस साइड। ये तो हो गया किसी को उसमें करियर बनाना है, क्या करेगा, कैसे करेगा, किस तरह से, वो तो आ गया। अब अगर कोई बच्चा इसमें करियर में चला जाता है, सो व्हाट कुड बी द अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स और क्या क्या उसके पास रेवेन्यू हो सकते हैं? रेवेन्यू में देखो, अगर आपके पास स्किल्स आती है तो आप मल्टीपल एरियाज पे काम कर सकते हो। कोई क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो, राइट। कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट्स के लिए काम कर सकते हो। किसी का कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, राइट। और कंपनी चला के भी अच्छा काम कर सकते हो। मतलब अब मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पे आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने स्किल्स को। इन्फ्लुएंसर बन के काम कर सकते हो, राइट, क्योंकि आपको आता है फॉलोअर लाना या अपनी प्रोफाइल डेवलप करना। तो मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो अगर ढंग से अगर आप जैसे स्टेप बोलते वैसे कर ले तो लाइफ सेट हो सकती है, सेट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। अब इसमें जो फीस रहती है बड़ा रेंज रहता है। एक जने को बोलो कि मुझे मेरे जैसे बोलते हैं ना मुझे सोशल मीडिया का काम करवाना है तो एक जना 10,000 रुपये महीना लेता है और एक जना 4 लाख रुपए महीना भी लेता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस इन दिस? इट्स ओनली स्किल सेट या इसमें कोई डिफरेंस होता है? देखो, स्किल सेट और डिफरेंस दोनों ही होता है। जहाँ पे देखो अगर इसमें अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो 10,000 की आप कोई भी पार्ट है तो 10,000 अगर चार्ज लेता है तो 10,000 का काम करके देगा, और 4 लाख रुपए 40,000 रुपये लेगा तो उतना काम करके देगा। वो सिंपल है,
क्योंकि ये एक्सपीरियंस का भी चार्जेस होता है, और दो पार्ट है इसमें कि जिसका सक्सेस रेट अच्छा है, राइट, वो चार्जेस लेगा मार्केट से। जिसका सक्सेस रेट नहीं है या जिसको ट्राई एंड एरर भी करना है, वो क्लाइंट वो कोई भी रेट में काम कर सकता है, क्योंकि उसको सीखना है, सीखने की चार्जेस जितना मिल जाए उतना बेटर ही होता है, देना चाहिए उसके जो वो देना ले रहा चाहिए। है। हाँ वही, तो ठीक वो हिसाब से इसकी चार्जेस नक्की होते हैं। दूसरा टीम चार्जेस या रिसोर्सेज पे भी होता है। जैसे समझ लो कोई एबीएम लेवल के प्रोजेक्ट्स करते हैं, अकाउंट बेस्ड मैनेजमेंट लेवल के, जिसमें मैनेजमेंट भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया, कंटेंट क्रिएशन भी आ गया, तो उसमें मल्टीपल रिसोर्सेज लगते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ गया, तो वहाँ पे कोस्टिंग वो हिसाब से जुड़ती है और एजेंसी चार्ज वो हिसाब से कर सकते हैं। जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल का पर्टिकुलर कोई एक ही सर्विस बेच रहे हैं तो वहाँ पे कम रिसोर्स लगता है, राइट, तो वो हिसाब से चार्ज होता है बस। आपने बीच में कहा सक्सेस रेट, तो सक्सेस रेट लेमैन, सपोज मुझे आपको या किसी को अपॉइंट करना है, तो सक्सेस रेट में कैसे चेक करूं? सक्सेस रेट बेस्ड ऑन इक्वेशंस होता है। जैसे समझ लो आपका बिजनेस अभी 10 करोड़ पे है, राइट, और आप चाहते हो कि मेरा 20 करोड़ का टर्नओवर मुझे डबल करना है, तो ये देखा जाता है कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से कितना बिजनेस आएगा और नए कस्टमर से कितना बिजनेस लाना है, और आपके पास श्योरिटी होती है कि मैं नए कस्टमर्स इसके लिए इतना ला के दे दूंगा तो इसका सेल्स डबल हो जाएगा, तो फिर आप इक्वेशन रेट आपने अपना निकाल सकते हो कि इसका इतना प्रॉफिट होगा और मैं ये चार्ज इसके पास कर सकता हूँ, राइट। तो वहां पे विनिंग एरियाज और सक्सेस रेट के लिए काम किया जाता है, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बेस पे बनना होता है, राइट, कि भाई मेरा सेल्स को डबल करना है, तो डबल के गोल के हिसाब से मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी प्लान होगी, राइट। वो क्या करके देगा, क्या क्या वो अप्लाई करेगा, उसके लिए वो सेकेंडरी पार्ट है। कुछ जितना काम करना पड़ेगा उसके लिए उतना काम करेगा, वो एबीएम लेवल के होते हैं। तो जहाँ जिसका सक्सेस रेट अच्छा है वो एबीएम पे काम करता है और अच्छा चार्ज लेता है क्लाइंट से। ये हो गया फ्रॉम द क्या बोलते हैं, जो सोशल मीडिया हैंडल करता है उसकी बात हो गई। हाँ, मुझे किसी को अपॉइंट करना है, मुझे मतलब कोई भी बिजनेसमैन है, कोई टेक्सटाइल बिजनेसमैन है, कोई डायमंड वाला है, कोई सपोज करो ऐसे कोई छोटा किराना स्टोर लेके बैठा है, उसको लगता है मुझे मार्केटिंग करनी है और वो अप्रोच करता है, तो उसको क्या चेकलिस्ट हो जिससे पता चले कि ये जो पैसा लेगा ये वर्थ है? सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मुझे मार्केटिंग क्यों करवानी है, राइट। कोई होता है जो प्रेजेंस के लिए करवाता है, कोई होता है जिसको कस्टमर एक्वायर करना है उसके लिए करवाता है, कोई होता है जिसको सोशल मीडिया अच्छा दिखाना है उसके लिए करता है, ठीक है, राइट। तो ये तीनों पार्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना, फ्रेंचाइजी लाना, ये तो उसका सेल हो गया, हाँ उसका अलग हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिस पे उसको नक्की करना चाहिए कि मुझे किस टाइप की एजेंसी है और मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी क्या, वो चेकलिस्ट के हिसाब से एजेंसी को ट्राई करना चाहिए। ठीक है। सो मैं मोटा मोटी दो मानो, आपने तीन बताए। एक हो गया मुझे सिर्फ ब्रांडिंग करना है, मेरा प्रेजेंस खड़ा करना है, उसमें मेरा नाम भी आएगा कि हर जगह मैं दिखता रहूंगा, और दूसरा हो गया मुझे सेल करना है। सो इन दोनों के अलग अलग चेकलिस्ट क्या हो सकती है? देखो, ब्रांडिंग का पार्ट होता है ट्रस्ट बिल्डिंग रेडी करना, मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करना, और ट्रस्ट बिल्डिंग की प्रोसेस अलग होती है, राइट। और कस्टमर एक्विजिशन की बात करो या सेल्स करना है तो उसकी प्रोसेस कस्टमर लाने की प्रोसेस होती है। तो जो काम करोगे, राइट, उसका आउटकम वही आएगा। तो दोनों हाइब्रिड आप करना चाहोगे तो दोनों हाइब्रिड पहले से क्लियर होना चाहिए। ब्रांडिंग के पार्ट में ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर सेल्स का पार्ट में कस्टमर एक्विजिशन होता है। तो ये दोनों का फंडामेंटल ऐसे ड्राइव होता है कि ब्रांडिंग प्रोसेस के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस को यूज करना है और कस्टमर एक्वायर करने की प्रोसेस में वो यूज करना है। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। तो जब भी आप ब्रांडिंग करने जाओ तब आपको पता होना चाहिए कि ब्रांडिंग में मेरा ट्रस्ट होगा, मुझे दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट। और जब आप सेल्स की बात करते हो तब मुझे कस्टमर मिलेगा। ये दो पार्ट पे आपको काम करना। ये दोनों पार्ट मुझे क्लियर है। सपोज मैंने आपको अप्रोच किया कि मुझे तो मेरा ब्रांडिंग खड़ा करना है, सो यू आर द राइट पर्सन और नॉट, वो मैं कैसे चेक करूं? तो ये बैकग्राउंड से पता चलेगा कि इसका क्या केस स्टडीज है इसके पास ब्रांडिंग डेवलप करने का। और दूसरा पार्ट, आप ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस वो क्या करेगा। देखो, रिजल्ट प्रोसेस से आना है तो क्या क्या प्रोसेस करेगा, वो प्रोसेस के बारे में डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको कि, और ये प्रोसेस में वैलिडेट आपको करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस ट्रस्ट बिल्ड कर सकती है क्या, ओके, राइट। तो आपको अगर फेथ है कि ये प्रोसेस से ट्रस्ट बिल्ड होता है तो उस एजेंसी को काम करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट प्रोसेस से आने वाला है। तो कोई भी एजेंसी क्या काम करेगी उस प्रोसेस को जान लो, उस प्रोसेस से वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है कि ना नहीं, ये आप प्रिडिक्शन अगर लगा सकते हो और आपको लगता है कि हो सकता है तो आप वो एजेंसी को हायर कर सकते हो। और क्या एक तो हो गया देने से पहले,
देने के बाद में क्या क्या चीजें चेक करूं कि मुझे पता चले कि मेरी ब्रांडिंग अच्छी हो रही है? ये प्रोसेस के बेस पे केपीआई होते हैं। सपोज करो कि मैंने बोला आपको कि मैं आपका टेस्टिमोनियल्स प्रमोट करूंगा, और टेस्टिमोनियल से जो भी रिकॉल वैल्यू बनेगी उससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस अच्छी होगी, राइट। तो फिर ब्रांड अवेयरनेस हुई, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो उसमें ये देखा जाता है कि रिकॉल वैल्यू आपका कैसा आ रहा है। रिकॉल वैल्यू जो भी आपका आ रहा है वो आपकी रियल केपीआई सेट होगी वो प्रोसेस के लिए। तो ये रिकॉल वैल्यू कैसे दिखेगी मेरे को? वो आपको जो भी टूल्स से आप यूज कर रहे हैं, वो प्रमोशन कर रहे हैं या अवेयरनेस कर रहे हैं, वहां पे रिकॉल वैल्यू मिलता है आपको। ओके, as a वो डेटा KPI, मिलता है, डेटा हाँ, मिलता क्योंकि ये अच्छी चीज है। है। हाँ, तो वो केपीआई उसका वो हिसाब से सेट होगा। अगर उसका ऑब्जेक्टिव सेल्स का है तो सेल्स आएगा कस्टमर से, तो उसको कितनी लीड्स आई या कितनी कस्टमर्स की इंक्वायरी आई, वो उसका केपीआई बनेगा वैसा। ठीक है, गॉट दैट। सो ब्रांडिंग मुझे वो रिकॉल वैल्यू से पता चल गया। अगर मुझे सेल के लिए है तो मुझे उसका क्या बोलते हैं, कितनी लीड आई उससे पता चल गया, ये हो गया। यूजुअली कितना टाइम एक क्या बोलते हैं जो ब्रांड सेट करने वाला है उसको है, किसी को मैं अपॉइंट करता हूँ, कितना टाइम देना चाहिए? देखो, ब्रांड बिल्डिंग के लिए 3 से 4 साल आपको लगते ही लगते हैं। ओके, राइट। कोई अगर बोल देता है कि 3-4 साल से पहले आपका ब्रांड बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल कम होता है। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड पोजिशनिंग सेट करने में आपको 6 से 8 महीना लगता है। उसके बाद ब्रांड का ग्रोथ स्टेज आता है, ग्रोथ के बाद आपका स्किल स्टेज आता है, और स्किल स्टेज में लोगों को ब्रांड दिखता है, राइट। और दूसरी चीज होती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक बार कस्टमर आया तो कितने टाइम तक टिकता है। जब तक आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू डिसाइड नहीं होती तब तक ब्रांड की रियल वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे आपका ब्रांड का लाइफ टाइम वैल्यू आ रहा है, और कस्टमर की जब तक वैल्यू आपको पता चलती है उसकी 3 टाइम्स आप ब्रांड की कंप्लीट वैल्यू समझ सकते हो। तो ब्रांड बिल्ड करने में आपको 3 से 4 साल आप पकड़ के ही चलना होता है। तो ये तो मेरे लिए बड़ा क्या बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज है कि यूजुअली तो जब भी अपॉइंट करते हैं तो रिजल्ट चाहिए होते हैं 3 से 6 महीने में, पॉसिबल ही और वो नहीं। नहीं आता है तो चीजें चेंज हो जाती है। सो मतलब कंसिडरेशन मिल जाता है ब्रांड को 6 महीने कंसिडरेशन में। द सेंस, मतलब लोग एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं 6-8 महीने में आपको, राइट। जब मार्केटिंग आपकी होती है तो लोगों को पता चलता है कि ये बार बार मुझे एड्स दिख रही है, तो ये ब्रांड है, या ब्रांड वैल्यू के हिसाब से जो भी वैल्यू को लेके वो प्रमोट कर रहा है या पोजिशनिंग बना रहा है, वहां पे आपको कंसिडरेशन मिलना चालू होता है। लेकिन ब्रांड तभी बोलते हैं जब आपको लोग ब्रांड माने भी और ब्रांड के लिए पैसा भी दे, राइट। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे समझ लो आप जारा को जानते हो, लेकिन जारा का आपने कभी पे नहीं किया है, हाँ, तो आपके लिए वो ब्रांड है लेकिन मोनेटाइज नहीं हुआ ना वो, बराबर है। राइट। उसने उसको पैसा नहीं दिया, तो ये टाइम लगता है ब्रांड को पैसा मिलने में। जानकारी के बाद में पैसा भी मिलना चाहिए, तभी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बनेगी वो ब्रांड की। So what is your advice to the customer as a social media manager कि ये 3-4 साल का टाइम देना चाहिए? देखो, 3-4 साल का टाइम दोगे, कोई भी चीज में आप कंसिस्टेंसी आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। एक राइट फॉर्मेट के हिसाब से जाना चाहिए। जैसे 4 स्टेज में ब्रांडिंग मार्केटिंग होती है। पहला होता है आइडिया स्टेज, राइट, कि जहाँ पे आपका आइडिया वैलिडेशन करते हो आप। सेकेंड पार्ट होता है ग्रोथ स्टेज, उसके बाद स्केल एंड सस्टेन स्टेज, राइट। तो ये चारों स्टेज को पार करने के लिए आपको एटलीस्ट टाइम तो देना ही पड़ेगा। जब ये टाइम चारों दोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा सस्टेनेबल ब्रांड बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके पहले सारा चीज प्रिडिक्शन होता है, जब डेटा आएगा रियल वे में, राइट, तभी आपको पता चलेगा आपका ब्रांड है कि नहीं। लोग आपको जानते हैं लेकिन पैसा नहीं देगा तो मतलब नहीं है। ओके, सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म बजट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीजें हो रही है। एक तरफ आपकी फीस भी लग रही है, एक तरफ जो मार्केटिंग करना उसका भी खर्चा लग रहा है, जो भी मेटा पे या यूट्यूब पे जहां भी ऐड चले उसका। सो वो उसके लिए साल, 1.5 साल, 2 साल का बजट हो तो ही इसके अंदर जाना। दैट इज व्हाट इज योर एडवाइस? नहीं, सबसे पहले अगर आपके पास बजट कम है तो पहले 2 साल आप कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस करिए। ओके, ब्रांडिंग पे नहीं जाके ब्रांडिंग पे जाए नहीं। हाँ, पहले पैसा लाने की बात करो, हाँ, फिर इन्वेस्ट करने की बात इन्वेस्ट करो। करो, राइट। तो पहले 2 साल कस्टमर एक्विजिशन पे काम करना चाहिए। जहां से कस्टमर आता है, जो भी आप बेचते हो उससे कुछ प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को आप ब्रांडिंग एक्टिविटीज में लगा सकते हो, राइट। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट उसमें आपको पैसा कम मिलेगा और री इन्वेस्टमेंट गेम हो जाएगी। 2 चीज होती है ब्रांड बिल्ड करने के लिए, या तो आप टाइम दो या तो पैसा दो, राइट। तो या तो आपको टाइम दे के ब्रांड बनाना पड़ेगा, राइट, या आपको पैसा फेंक के ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो आपकी चॉइस होती है उसमें कि आप टाइम दे के बनाना चाहते हो या पैसा फेंक के, राइट। वैसा अगेन उल्टा क्वेश्चन आ रहा है। सो ब्रांड बने बिना
क्योंकि आप मार्केटिंग को अच्छे से इन आउट जानते हो और मैं एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ। सो मेरा ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ है और मैं कस्टमर एक्विजिशन की बात करता हूँ, तो क्या कस्टमर एक्वायर हो पाएंगे बिना ब्रांड बिल्डिंग के? बिना ब्रांड बिल्डिंग के जो भी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट बेचते हो वो प्रोडक्ट पिचिंग होता है। जब भी प्रोडक्ट पिचिंग करते हो ना, प्रोडक्ट की इंक्वायरी आती है, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट बेचते हो तो पेन एरियाज के अराउंड आप प्रोडक्ट बेचते हो और सबको अपने पेन के अराउंड सॉल्यूशन चाहिए, राइट। तो सॉल्यूशन अराउंड जब भी आप बात करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, कस्टमर्स आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेल्स एक्टिविटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, नर्चरिंग प्रोसेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको रेवेन्यू उधर से मिलेगा ही। ऐसा नहीं होता कि ब्रांडेड प्रोडक्ट ही बिकता है, नॉन ब्रांडेड पहले बिकता है, उसके बाद ब्रांड बनता है। जब आप प्रोडक्ट एक्सपीरियंस सही कराते हो पैसा लेने के बाद में, तब ब्रांड बिल्ड होता है। उसके पहले सब जानकार होता है, अवेयरनेस होती है, राइट। तो रियल ब्रांड अगर आपको बनाना है तो 2 साल प्योरली कस्टमर एक्विजिशन करो, वहां से जो भी पैसा है उसको री इन्वेस्ट करो और कस्टमर को प्रॉपर नर्चर करो। हाँ, क्योंकि बहुत सारी ऐड मैं देखता हूँ उनको ब्रांड को कहीं सुना ही नहीं है, और उसमें कुछ चीजें हर कोई ना कुछ चीजें जो लगती है कि हाँ सच में मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है, उसको एक बार छोटा मोटा बोला के ट्राई तो करता ही, ट्राई करता और फिर अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो देन इट गोज इन रिपीट। रिपीट गॉट दैट। अब कस्टमर एक्विजिशन आप बोल रहे हो, तो पहले कस्टमर एक्विजिशन, फिर मुझे जाना है ब्रांड बिल्डिंग। अब कस्टमर एक्विजिशन के टाइम पे जो जितना मैंने समझा है, जितना मैंने मेरे खुद के बिजनेस के लिए मैंने किया है, वहां से लीड मिलती है, और लीड में एक एक्सपीरियंस रहता है कि लीड में मतलब 70-80% तो फालतू ही आ रहा है, 10-20% ही ऐसा होता है जो कुछ कुछ मुझे काम का दिखता है। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है बिजनेसमैन के लिए कि इतना खर्च कर रहा हूं, इतना बड़ा इन्वेस्ट हो रहा है और सामने सब कचरा आ रहा है। सो हाउ अ बिजनेसमैन शुड डील विद दैट? देखो, आपको बिजनेस के फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। 2 टाइप होते हैं कस्टमर्स लाने की, रेफरेंस से आता है और एक जो होता है अननोन्स पे आता है। ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस पे अगर आप जाते हो तभी आपको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो अननोन कस्टमर्स जब आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेता है वही कस्टमर एक्विजिशन है। नॉन पर्सन अगर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेता है तो वो पार्टनर्स और रेफरल्स के बेस पे आपके पास आता है, तो वहां पे कंसिडरेशन हाई होती है। लेकिन आपकी ब्रांड तभी बिल्ड होगी जब अननोन पर्सन आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंटरेस्ट ले। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे नए कस्टमर्स कितने बनाना है और मेरे को एग्जिस्टिंग से कितना बिजनेस लाना है, राइट। तो ये जब नए कस्टमर्स की बात करते हो तब आपकी कस्टमर एक्विजिशन का पार्ट आता है, और नए कस्टमर जो आपको जानता नहीं उसको कंसिडर करना में ये परसेंटेज होता है कि कोई भी बिजनेस में रिपीटेशन अगर अच्छा है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के थ्रू, राइट, तो आपको वन टाइम एक्विजिशन में कोई भी कितना भी खर्चा करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सपोज करो कि आप 100 लीड्स पे 3 लीड ही क्लोज कर रहे हो, लेकिन आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हाट इज दिस कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू? एक कस्टमर कितनी टाइम लाइफ में खरीद रहा है आपके बिजनेस के साथ जोड़ के, राइट। सपोज करो कि कोई मैन्युफैक्चर है, राइट, उसको अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए जितने भी कस्टमर्स चाहिए उसके लिए उतने कस्टमर्स आ गए हैं, उसके बाद में उसको नए कस्टमर्स लाना है तो डायरेक्ट ग्रोथ में आपको जंप कराएगा। तो जो भी ग्रोथ चाहिए आपको तब नए कस्टमर्स चाहिए ही चाहिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो आपको सस्टेन करेंगे। ओके ओके ओके। सो मैं मेरे समझू, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इट कुड बी अ वेग एग्जांपल, राइट रॉन्ग, जैसे एक स्कूल है, स्कूल का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसने नर्सरी केजी के एडमिशन के लिए मार्केटिंग किया, तो उसके कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू आप बोल रहे हो वो 12वीं तक पड़ेगा, राइट। तो 12 साल तक सपोज को 50,000 रुपए फीस है, हर साल 50,000 देने वाला है, Right. 12 इंटू 50 6 लाख रुपए उसकी लाइफ टाइम वैल्यू है। तो एक कस्टमर्स लाने के लिए 3 लाख का खर्चा होगा तो भी करना चाहिए। हाँ, क्योंकि लाइफ टाइम उसकी वैल्यू आने वाली है। एक बार कस्टमर ले 6 लाख रुपए वो साल भर में लेने वाला है, लाइफ में लेने वाला है, तो 3 लाख रुपए, वो 3 लाख जितनी जानी नहीं, वो बोलते हैं ना हजारों में, लाखों हजारों में तक जाएगी वैल्यू। ओके, और दूसरा अगर कोई ये है सिर्फ एक सिंपल सादा सैंडविच बना रहा है, ठेला लगा रहा है और एक 100 रुपए की सैंडविच बेच रहा है, तो उसकी लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू वो 100 रुपए हुई। एक बार अगर कस्टमर कोई बेचता है तो, लेकिन ऐसे लोकल कस्टमर्स होते हैं उसके पास बार बार लोग जाते हैं। ओके, ये प्रोडक्ट एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होता है तो वो मल्टीपल टाइम भी जाता है, और उसमें जो लॉयल्टी है कस्टमर्स की वो सबसे हाईएस्ट है लोकल बिजनेस में। जैसे सलून पे आप जाते हो, वही सलून पे आप बार बार जाओगे, राइट। टिकट साइज छोटा है लेकिन वो सलून वाले को आप छोड़ोगे नहीं क्योंकि आपके पास उसकी सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा है, राइट। तो 2 साल भी आप चलोगे, 3 साल भी चलोगे, 4 साल भी चलोगे।
और कोई कोई इंसान तो ऐसे होते हैं जिसको जो जम गया उसी से ही काम उससे करवाता है। तो इसमें इस टाइप के जो बिजनेस, जैसे सलून बोला, या जैसे मतलब कोई ठेला वाला सैंडविच बना रहा है, इसकी लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू कैसे निकाल सकता है? स्कूल का तो सिंपल एग्जाम्पल मैंने हो गया, इसमें कैसे निकालेगा? निकालने के लिए जो वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, पहले तो जहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पे ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है, ओके, राइट पे फेस वैल्यू के हिसाब से होता है। ठीक है। उसका जितना अच्छा व्यवहार है वो हिसाब से कस्टमर वापस आएगा, और जितना प्रोडक्ट अच्छा बना के करेगा तो वो हिसाब से आएगा। ठीक है। ठेले वाले मतलब फूड बिजनेस में कैसा खिलाने वाला है ना, उस पर कस्टमर वापस आता है, राइट, क्योंकि वाव फैक्टर्स वो जनरेट करेगा, उसी के बेस पे वो उसका रेपुटेशन बनेगा। तो वहाँ ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं है। बट टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने भी बिजनेस है या बड़े जो बिजनेस है एंटरप्राइज लेवल के, वो सबके पास ट्रैकिंग होता है, तो वहाँ पे वो ट्रैक कर सकते हैं। जहाँ पे अकाउंट सिस्टम या लेजर से इनवॉइस बनता है वहाँ पे वो ट्रैकेबल है, जहाँ इनवॉइस नहीं बनता वो ट्रैकेबल नहीं है। ओके, सो फिर आपने जो कहा, कोई भी मार्केटिंग शुरू करने से पहले एक तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे लोग किस बेस पे वो मार्केटिंग करे? तो इसमें आपकी इक्वेशंस क्लियर होने चाहिए कि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस इतना है और मुझे इतना जाना है, राइट। वो गोल सेटिंग के बेस पे आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, राइट, कि एक कस्टमर्स लाने की मेरे को इतनी कॉस्ट जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा बिजनेस सेकंड ईयर्स पे मेरा कवर कर लेगा। सपोज करो किसी का 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है, उसने टारगेट लिया कि मुझे 5 करोड़ जाना है, तो उसको 5 टाइम कस्टमर नए एक्वायर करने पड़ेंगे। तो नए कस्टमर्स की कोई भी वैल्यू होगी वो चलेगा, क्योंकि उसकी रिपीटेशन और रिकॉल वैल्यू के बेसिस पे जितनी बार रिपीट परचेस करेगा वो सेकंड ईयर उसका बिजनेस वैसा ही बन जाएगा उतना। तो फर्स्ट ईयर वो प्रॉफिट नहीं करेगा, बट वो कस्टमर और बड़ा बिजनेस करने के हिसाब से पैसा लगाएगा वैसा। सो बट उसका ट्रैकिंग नहीं है, वो उस एजम्पशन पे ही चल रहा है। और अगर पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तो फिर वो डेटा में से निकाल सकता है कि कस्टमर कितनी बार मेरे से रिपीट करता है, कितनी बार लेता है, वो वैसे कर सकता है। हाँ, इनवॉइस के बेसिस पे भी ट्रैकिंग कर सकते हो। जैसे आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स में इनवॉइस बनता है, तो उसका एक ही कस्टमर का कितनी टाइम इनवॉइस बना, उसके बेसिस पे भी ट्रैकिंग हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी नहीं यूज करता है तो। ठीक है, गॉट दैट। एकदम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, उसका कोई एक, कई लोगों में थी होता है कि मेरे कुछ फॉलोअर बन जाए, कुछ सब्सक्राइबर बन जाए, फिर मैं सेल्स पे जाऊं तो ठीक है। एकदम कुछ ही मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, आज सपोज आज ही मैंने इंस्टा यूट्यूब सबको आज शुरू किया है और डायरेक्ट मैं कस्टमर एक्विजिशन पे जा सकता हूँ? अगर जाना है तो जा सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर एक्वायर नहीं, फॉलोअर मैंने बना लिए, वो मोनिटाइज नहीं होता, पैसा 0 हो जाएगा। ओके, राइट, ये क्लियर हो तो आप जा सकते हो। बट मेरा ऐसा एडवाइस है या सजेशन है कि कभी भी ऐसा फॉलोअर्स गेम में नहीं जाना चाहिए। आप लीड्स गेम में जाओ जहाँ पे कस्टमर को नर्चर कर पाओ। एटलीस्ट आपके पास वो कस्टमर्स का डेटा आना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की रिलेवेंस के बेसिस पे आना चाहिए वो। ओके, राइट, फॉलोअर तो कोई भी बन देगा। आप समझ रहे हो कि अगर इस किसी को पसंद आया तो फॉलोइंग कर लिया, लेकिन पैसा थोड़ी आया। और बिजनेस पैसों से चलता है। सेल्स का काम होता है नया पैसा लेके आना, मार्केटिंग का काम होता है नया कस्टमर्स लेके आना। तो दोनों का कॉम्बो होगा तभी काम होगा। मार्केटिंग एक्टिविटीज जहाँ पे एंड करती है वहां से सेल्स प्रोसेस अलाइन होनी चाहिए, नहीं तो कभी ROI नहीं आता है। गॉट दैट। सो अब हो गया, बार बार आपने एक वर्ड सुना, उसको नर्चर करना, नर्चर करना, नर्चर। व्हाट इज नर्चरिंग? प्रोसेस है। जैसे समझ लो आज कोई लीड आया, राइट, अब लीड्स आएगा, उसके बाद में जो भी उसके FAQs होंगे, प्रोडक्ट के अराउंड उसके सवाल होंगे या प्रॉब्लम्स होंगे, तो जब तक जो भी प्रोडक्ट ओनर है या सर्विस ओनर है उसका जवाब नहीं देगा तब तक सामने वाला बाय नहीं करेगा। तो एक बाइंग डिसीजन लाने तक का जो प्रोसेस होता है उसको नर्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। कि कस्टमर आया, वहां से लेके जितना भी बाइंग हुआ वहां तक की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट वे में कंप्लीट करना, राइट, जिससे बाइंग डिसीजन बने, उस पूरी प्रोसेस को नर्चरिंग कहते हैं। और नर्चरिंग के बिना कभी भी सेल्स नहीं होता है। सो नर्चरिंग ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, कैसे होता है? जो B2B बिजनेसेस है उसके अंदर सेल्स के बंदे जो होते हैं या सेल्स टीम जो होती है वो नर्चर करती है। D2C बिजनेसेस है उसमें ऑटोमेटिक के बेस पे या रिटारगेटिंग के बेस पे उसको नर्चर किया जाता है। तो दोनों ही प्रोसेस में डिपेंड्स करता है कि कस्टमर सेल्स प्रोसेस क्या है। सेल्स प्रोसेस अगर ऑटोमेटेड है तो उसको ऑटोमेटिक वे में नर्चर करना पड़ेगा, और सेल्स प्रोसेस अगर मैन्युअल है, राइट, तो मैन्युअल वे में उसको नर्चर करना पड़ेगा। गॉट इट। सो कोई ऐसी आपके एक्सपीरियंस की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुंचा सिर्फ मार्केटिंग के बेस पे?
देखो अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो हम लोग एक फूड बिजनेस के साथ में काम कर रहे हैं जो 1 करोड़ के बेस पे चल रहे थे, राइट। और उसके साथ में उसका हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप करने का पूरे इंडिया में और अब्रॉड पे, हर ओके, मतलब उनको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमने लिया था। तो उसके साथ में हमने कस्टमर एक्विजिशन का काम चालू किया। पहले साल में हम 40 CR क्रॉस किए हैं उसमें, 1 करोड़ का 40 करोड़। 40 करोड़ ओके, कंटेनर बेस्ड हम ऑर्डर लाए एक्सपोर्ट बिजनेस में, जहाँ पे उसका 40 से 50 लाख का एक कस्टमर्स का टिकट साइज था। तो एक कस्टमर्स लाने के लिए हमने 30,000 रुपये स्पेंड किए हैं या उसकी क्लोजिंग होने के लिए, राइट। तो वहाँ पे पता चलता है कि एक कस्टमर की वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पे आप कितना स्पेंडिंग करके कस्टमर्स को ला सकते हो। जहाँ पे हाई टिकट है, मतलब एक ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा है, उस पर आप कस्टमर एक्विजिशन के लिए कितना भी पैसा लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि रिपीट भी है और कस्टमर की वैल्यू भी बड़ी है, राइट। तो वहाँ पे लाइफ टाइम वैल्यू बड़ी बनती है। जितनी लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ी उससे 1/3 आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में लगा सकते हो। ओके, सो लाइफ टाइम वैल्यू का 1/3 एक्विजिशन कॉस्ट में लगाया जा सकता है। तो ये तो छोटे में भी हो गया। सपोज करो मेरी किसी के 10,000 रुपए वैल्यू है, तो मैं 3,000 रुपए लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरे अगर 100 रुपए तो 30 रुपए लगाना है। वो मुझे एक बैलेंस करके चलना है, हर चीज में वो चीज तो चलेगी। एनी रेड फ्लैग यू सी, आपके कोई कस्टमर आता है या किसी के साथ काम करते कुछ रेड फ्लैग है कि ये होता है तो मुझे लगता है इस कस्टमर के साथ काम नहीं करना चाहिए? देखो, जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसके पास पैसा नहीं है, राइट, लॉन्ग टर्म उसके पास स्पेंड करने को पैसा नहीं है, उसके लिए अगर उसका ऑब्जेक्टिव ब्रांडिंग है तो काम नहीं करना चाहिए, ओके, राइट। क्यों? क्योंकि वो इतना सस्टेन नहीं करेगा, बीच में रहेगा ना तो आगे का पैसा भी उसका जीरो हो जाएगा, ओके, राइट। समझ लो कोई किसी के पास 3 साल 4 ब्रांड बनाने को लगते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ब्रांड बनाना है, लेकिन वो स्पेंड कर सकता है 1.5 साल, तो 1.5 साल स्पेंड करेगा तो आगे का पैसा भी जीरो हो जाएगा उसका, राइट। तो उस वैसे टाइप के कस्टमर्स के साथ में हम ब्रांडिंग ऑब्जेक्टिव पे काम नहीं करते हैं। तो नहीं बोलते ब्रांडिंग नहीं करना, ब्रांडिंग एक्विजिशन पे करना तो हम कर सकते हैं। एक्विजिशन पे कर सकते हैं, एक्विजिशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्विजिशन का ROI क्लियर होता है। कम ROI आएगा लेकिन ROI आएगा, राइट। तो वो चीज में वो डूबता नहीं है कभी। सो एक्विजिशन का अगर मैं कैंपेन रन करता हूं तो मुझे बैकग्राउंड में क्या तैयारी करके रखनी चाहिए? बैकग्राउंड सेल्स टीम आपके पास रेडी होनी चाहिए। सेल्स टीम मतलब? सेल्स टीम मतलब कोई भी इंक्वायरी कस्टमर्स की आती है, राइट, तो वो प्रॉपर वे में उसको आंसर कर पाए और वहां पे सेल्स को एक्टिवेशन कर पाए, वो पैसा ले पाए। बेसिकली कस्टमर नया जो आया है उसको नए सेल्स में, नए रेवेन्यू में कन्वर्ट कर पाए, वैसा टीम रेडी होनी चाहिए, तभी जाके मार्केटिंग का ROI एंश्योर होता है। ओके, सो अगर मुझे कस्टमर एक्विजिशन कैंपेन रन करना है तो प्री रिक्विजिट है मेरी सेल्स टीम अगर नहीं है, हाँ वो तो लॉजिकली हो गया, मेरी जो लीड आएगी, लीड को फॉलो करने वाला ही नहीं है, हाँ। फॉलो करने नहीं वाला तो लीड आके सारी वेस्ट ही होने वाली है। गॉट दैट। और ये जो लीड आती है वो किस तरह से आती है? वो व्हाट्सएप पे आती है, इंस्टा पे आती है, उसका कोई रिकॉर्ड प्रॉपर मिलता है? तो अब डिपेंड्स करता है आप कैसे उसको मैनेज करना चाहते हो। CRM के थ्रू मैनेज करना चाहते हो तो डायरेक्ट CRM में आती है, व्हाट्सएप के थ्रू मैनेज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे भी आती है। तो मतलब जहाँ पे भी आपको मैनेज करना है उस तरीके से आपको सेट हो सकता है वो। ओके, कोई ऐसे बिजनेस है जिसको आप बोलते हो कि नहीं उसके लिए सोशल मीडिया काम का नहीं है? B2B बिजनेस के लिए मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट काम का नहीं है, और उसके लिए काम का है, अगर करना है तो नीड बेस्ड मार्केट करना चाहिए, फोर्स बेस्ड मार्केट नहीं करना चाहिए। ओके, और कोई ऐसे बिजनेस जो आपको लगता है जो करते नहीं है बट उनको 100% मार्केटिंग शुरू करनी चाहिए? जिसका B2B बिजनेस है, जहां पे कस्टमर रेपुटेशन है कि एक बार बायर बनने के बाद वो बार बार उससे बाय करता है, उस बिजनेस में कोई भी टेंशन किए बिना कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस हैवी करना चाहिए। हाँ वही हो गई, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ गई, वो रिपीट होने वाला ही है। हाँ, रुकने वाला है ही नहीं उसको, मतलब उसको वो बिजनेस कभी लॉस में जा ही नहीं सकता है। खास करके B2B बिजनेस जो मैन्युफैक्चरर्स है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक बार कस्टमर जुड़ गया, राइट, वो कस्टमर्स लाइफ टाइम के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है जब तक वो नया कलेक्शंस उसको देंगे, राइट। तो वहां पे कस्टमर वैल्यूज, लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा है, तो उसको कस्टमर एक्विजिशन बूमबार्डिंग के हिसाब से करना चाहिए। ओके, वैसा। सो नॉर्मली कोई भी कैंपेन शुरू करता है सो ऐसे सोचता है कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने में रिजल्ट दिखने चाहिए, तो वैसे क्लाइंट्स के या वैसे कस्टमर्स के लिए व्हाट इज योर पीस ऑफ एडवाइस? देखो, कोई भी बिजनेस की सेल्स, कस्टमर आने से लेके सेल्स होने तक की साइकिल होती है जिसको सेल्स साइकिल बोलते हैं। तो सेल्स साइकिल के 5 टाइम्स आपको बिजनेस चलाना चाहिए या मार्केटिंग चालू रखना चाहिए।
सपोज करो कि एक आज मेरे बिजनेस में आज कस्टमर आया जिसके साथ में आज मेरी मीटिंग हुई, लेकिन वो क्लोज हुआ है अगर 6 महीने में, तो मेरी एक क्लोजिंग साइकिल 6 महीने की है, तो मेरे को 5 टाइम साइकिल चलानी चाहिए, तब 3 तक साल मेरे को मार्केटिंग चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज क्लोजिंग हुआ है, ऐसा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि आज मैंने मीटिंग की और 3 साल के बाद वो मेरा क्लाइंट बना है, 2 साल के बाद मेरा क्लाइंट बना है, राइट। आपने भी ऐसे बिजनेस एक्सपीरियंस किया होगा कि आज कस्टमर ने या स्टूडेंट ने इंक्वायरी किया है, राइट, तो आज नहीं आ रहा है, लेकिन 8वीं में किया है तो 10वीं में वो अनबोर्ड कर हो रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस है, मतलब जब आप प्रोसेस मार्केटिंग करना बंद कर देते हो तो रिकॉल वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, गॉट दैट। राइट। तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से मार्केट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से 3 महीना 6 महीना ट्राई करने के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। गॉट दैट। मतलब शुरू करना है तो वो लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल 4 साल सोचिए करो, और 3 महीने 6 महीने ट्रायल के हिसाब से करना ही ट्रायल के नहीं हिसाब चाहिए। से करो ही नहीं, क्योंकि मार्केटिंग ट्रायल करने की चीज नहीं है। हाँ, या तो पैसा जीरो हो जाएगा बीच में छोड़ दोगे तो। हाँ, राइट। मार्केटिंग ऐसा पार्ट है जिससे आपका बिजनेस चलने वाला है, तो जो बिजनेस चला रहेगा उसको आप ट्राई की तरह कैसे ले सकते हो। नए कस्टमर्स लाने की प्रोसेस के लिए मार्केटिंग किया जाता है। अगर आपको कंपनी में नए कस्टमर ही नहीं चाहिए, राइट, तो मार्केटिंग कर क्यों रहे हो? अगर चाहिए तो उसको कंटिन्यू वे में करो, क्योंकि बिजनेस में जब तक नया ब्लड आएगा तब तक आपका ग्रोथ होगा। गॉट दैट। ठीक है, ये दिस इज रियली व्हाट यू से, बड़ा बड़ा एम्पावरिंग है मेरे लिए कि मार्केटिंग मैंने भी जितनी बार मेरे बिजनेस की वही किया, 2 महीने 3 महीने 5 महीने, फिर नहीं मैंने छोड़ दिया। तो ये बहुत क्लैरिटी लेके चलना पड़ेगा कि मुझे लॉन्ग टर्म 1.5 साल 2 साल 3 साल प्लान लेके चलना पड़ेगा। फिर वो स्लोली ग्रेजुअल, मतलब अलग तरह से बोलते हो सिंपल, जैसे मेरे पापा ने बोला था वैसे कि बिजनेस शुरू किया तो 3 साल तक मुड़ के मत देखना, हाँ, फिर सोचना कि अब मुझे इसका क्या करना है। ट्रैकिंग रखो आप कि कितना लीड्स आ रहा है, कितना इंक्वायरी आ रहा है, कितना क्लोजिंग आ रहा है, वो ट्रैकिंग रखो, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नर्चरिंग जितना आप अच्छा करोगे उतना क्लाइंट क्लोज होगा। कोई कोई बिजनेस होते हैं जिसमें आज मैं अप्रोच करता हूँ, राइट, उसमें बार बार फॉलो अप करता हूँ, तब मेरा क्लाइंट क्लोज होता है। गॉट दैट। राइट। सो क्योंकि बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट बिकता है प्रोडक्ट या सर्विसेज, या बेस्ड ऑन एस्पिरेशनल वे में बिकता है। या तो मेरे को नीड है तो बिकता है, या तो मैं देखूंगा इसने किया तो मैं करूं। तो ये टाइम आने तक वेट करना पड़ता है, और हम क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है। सो एक तो मेरा हो गया रेगुलर बिजनेस चल रहा है जिसके लिए मुझे 3 साल करना है। मेरा सीजनल बिजनेस, सपोज सूरत में पोंक वड़ा स्टॉल लगाना है अभी ये सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मुझे पोंक वड़ा स्टॉल लगाना है, वो तो 2-3 महीने चलेगा, बंद हो जाएगा। तो उसमें कैसी लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? जैसे ही अगर सीजनल बिजनेस करते हो आप, तो सीजनल बिजनेस में ज्यादा पार्ट ये देखना चाहिए कि किसके पास लार्ज ऑडियंस है। ब्रांड 2 तरीके से बनती है, एक होता है ऑडियंस नेटवर्क एक्सेस और एक होता है कंज्यूमर नेटवर्क एक्सेस। तो जब भी आप सीजनल बिजनेस कर रहे हो तब आपको कंज्यूमर नेटवर्क एक्सेस करना चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, राइट। तो फास्ट कंज्यूमर आपको कहाँ से मिलेगा? तो बोले माइक्रो इन्फ्लुएंसर से मिलेगा, राइट। तो वहां पे उसकी कंसिडरेशन होती है और उसके पास ऑडियंस भी होती है जो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। तो आपको सीजनल बिजनेस में माइक्रो इन्फ्लुएंसर को यूज करके कंज्यूमर नेटवर्क एक्सेस लेना चाहिए, उस टाइप की मार्केटिंग करनी चाहिए वैसा। ओके। तो इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं रखना चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लान नहीं रखना चाहिए। क्यों लॉन्ग टर्म प्लान है मेरा नहीं, लेकिन मेरा बिजनेस मुझे लॉन्ग हर साल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। एक बार आपके पास कस्टमर्स के डेटा बन जाते हैं, राइट, उसके बाद में आप रिटारगेट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, अवेयर ही करना है उसको, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर लिया आपका पोंक वड़ा उसने, राइट। तो एक्सपीरियंस करने के बाद उसको नेक्स्ट टाइम आपको बोलना है कि सीजन आया और हम अवेलेबल है। ओके। मतलब पहली सीजन में माइक्रो इन्फ्लुएंसर मैंने पकड़े, उनसे मैंने मार्केटिंग किया, कस्टमर एक्वायर हो गया, मेरा बिजनेस एक लेवल पे चल गया। अब जब नेक्स्ट टाइम करूं तो जो कस्टमर थे उनको रीटारगेट कर दूं, प्लस वापस माइक्रो इन्फ्लुएंसर काम तो करना ही है। ओके। सो जो आप लॉन्ग टर्म जो मार्केटिंग बोलते हो इसमें भी चलेगी, बट इसमें वो 2-3 महीने चलेगी, रुक जाएगी, फिर अगले साल वापस 2-3 महीने चलेगी, रुक जाएगी, फिर 2-3 महीने चलेगी, फिर वो रुक जाएगी, क्योंकि ये सीजनल है। आप समझो सीजनल, बाकी की सीजन में आप कैसे बेच पाओगे वो प्रोडक्ट? मार्केट अगेंस्ट जाके आप प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। तो मार्केट जब भी है तभी उसको बेचना पड़ेगा। तो बाकी के टाइम पे उनको कुछ करना चाहिए, कुछ जैसे वो ब्रांड बिल्डिंग या कुछ भी और एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज अगर वो नर्चर कर सकते हैं, किसी को मैसेज करके उसको इन्फॉर्मेशन देना, अवेयरनेस करना, एजुकेट करना, ये सब सारी चीजें करना है तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फूड लवर है, जिसको टेस्ट समझ आता है वो टेस्ट उसको याद रहता है। बराबर है। तो वो चीज में, क्योंकि सीजनल बिजनेस का टेस्ट
और सीजनल बिजनेस की शॉप आप कभी नहीं भूलते हो। बराबर है। वो सीजन में वो चीज आप ढूंढते ही ढूंढते हो वैसा। गॉट दैट। अगर हाँ, आपको क्योंकि मैं पसंद है पहुंच बड़ा भाई से ना, नवरात्रि आ रही तो वो चनिया चोलिया वो जब मिलते हैं, हाँ। एथिकल वो कुर्ते पायजामे बिकते हैं, बहुत सारी चीजें जो सिर्फ सीजन पे ही चलती है। सीजन पे तो उन चलती सबको ये एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, उनको लेकर- लॉन्ग टर्म सोचना है, लेकिन वो 2-3 महीने किया बंद कर दो, 2-3 महीने किया बंद कर दो, बंद कर दो। और माइक्रो इन्फ्लुएंसर को फोकस करना है हाँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट कस्टमर एक्विजिशन वाला जो मेटा वाला या यूट्यूब वाला जरा वैसे नहीं जाना है। नहीं जाना है। ओके, सो हमने बहुत बाकी कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन। सो एक सादी भाषा में कस्टमर एक्विजिशन मतलब क्या? कोई भी अननोन पर्सन को अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेच के उसके पास से पेमेंट लेना उस प्रोडक्ट के बदले में या सर्विस के बदले में, वो पूरी जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को कस्टमर एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है। एक जनरल ऑडियंस से एक ब्रांड ऑडियंस बनाना और उसके पास से पैसा भी लेना, उस लाने की जो भी प्रोसेस है वो सबको कस्टमर एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है कि कस्टमर्स को कैसे आएगा। सपोज करो कि कोई एक बिजनेस है, राइट, वो बिजनेस में देखा जाता है कि इस बिजनेस को कस्टमर क्यों अट्रैक्ट करेगा, कस्टमर इसके पास क्यों आएगा। तो जो भी प्रोसेस है, राइट, दूसरा पार्ट ये भी देखा जाता है कि सेल्स प्रोसेस को मास ऑडियंस पे एम्पलीफाई करेंगे, राइट, तो कस्टमर्स आएगा। तो जो कस्टमर्स को मास ऑडियंस में एम्पलीफाई करने की जो प्रोसेस है, जैसे एफएक्यू क्लियरेंस हो गया, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ड्रॉप बॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग वाला जो पार्ट है वो हो गया, राइट, तो ये सारे बेसिस पे आप कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो। एक दूसरा एक वर्ड आता है कस्टमर रिटेंशन। तो कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन में डिफरेंस क्या है? कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन बिजनेस के ग्रोथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि कोई भी बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको कस्टमर एक्विजिशन लाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन में कंपनी में नया कस्टमर्स आएगा जो कंपनी को ग्रोथ दिलाएगा। लेकिन कस्टमर जो रिटेंशन है वो होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जब भी आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास से कुछ रेवेन्यू लाओगे तब भी आप बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो। तो ये दोनों का कॉम्बो एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है कि नए कस्टमर्स जो है वो नया रेवेन्यू लेके आएगा, नए कस्टमर्स लेके आएगा, नए कस्टमर से बिजनेस का ग्रोथ होगा, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है, जो कस्टमर रिटेन होगा उससे कंपनी सस्टेन होगी, राइट। तो दोनों ही पार्ट पे काम करता है कि नए कस्टमर्स कंपनी को ग्रोथ दिलाता है और एग्जिस्टिंग कस्टमर कंपनी को सस्टेन करता है। गॉट दैट। आजकल स्टार्टअप बहुत बात चलती है, तो स्टार्टअप्स के लिए कोई इफेक्टिव कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी? कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी स्टार्टअप्स के लिए अगर मैं बात करूँ ना, तो पार्टनरशिप मॉडल वो सबसे इफेक्टिव मॉडल है और स्पीड ड्रिवन है, क्योंकि कंज्यूमर नेटवर्क एक्सेस लेके डायरेक्ट वो स्टार्टअप्स को स्केल कर सकते हैं। तो B2B पार्टनरशिप स्टार्टअप्स के लिए सबसे इफेक्टिव पार्ट है। दूसरा पार्ट अगर देखोगे तो रेफरल एंड प्रोग्राम सेटअप वाले पार्ट है। रेफरल प्रोग्राम सेटअप कि कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दिया, उसी को ही उसको ब्रांड के प्रमोटर बनाया, राइट। वहां पे उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट सस्ते आते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के पास प्रमोशनल बजट कम होते हैं। और तीसरा स्ट्रेटेजी स्टार्टअप के लिए होना चाहिए कंटेंट मार्केटिंग। अच्छा अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अच्छा कंटेंट बनाए और मास ऑडियंस में इसको एम्पलीफाई करें। तो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए 3 पार्ट है: पार्टनरशिप, रेफरल प्रोग्राम और कंटेंट मार्केटिंग। सुपर। ये एक बोलते हैं स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेलिंग, इन मार्केटिंग, एवरीथिंग। तो एक तो क्या है, ये सच में इफेक्टिव है, और दूसरा अगर कोई स्टोरी टेलर नहीं है तो स्टोरी टेलिंग से कैसे मार्केटिंग कर सकता है? देखो, 2 तरीके का पार्ट है। आज के टाइम में इतना अटेंशन वाला फास्ट काम है कि किसी को भी आप अगर फास्ट अटेंशन नहीं ले पाए उसका, राइट, तो आप 30 सेकंड रील भी स्क्रॉल हो जाती है। हाँ, तो वहां पे आपका ROI नहीं बनेगा। तो उसको शॉर्ट रील्स के थ्रू या शॉर्ट वीडियोस के थ्रू प्रमोट करना पड़ेगा, वहां पे आपका ROI तुरंत है। स्टोरी टेलिंग जो है वो ब्रांड पोजिशनिंग है, लॉन्ग टर्म गेम है। आज आपको इफेक्ट नहीं करेगा वो, लेकिन ब्रांड की स्टोरी जब थोड़ा भी ब्रांड बड़ा होगा उसके बाद लोग जानना शुरू करते हैं, तब ब्रांड स्टोरी और स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा काम करता है। लॉन्ग टर्म गेम के लिए स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा पार्ट है। ओके, सो आप ये ब्रांड की इतनी सारी बातें कर रहे हो, तो ब्रांड पोजिशनिंग, ये तो ब्रांडिंग, ब्रांड पोजिशनिंग कैसे इंपैक्ट करता है कस्टमर एक्विजिशन को? देखो, पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बोलूँ कि मेरे हर कस्टमर्स मेरे कस्टमर्स हैं, या हर बिजनेस ओनर मेरे कस्टमर्स हैं, तो मैं किसी को सर्व नहीं कर पाऊंगा, राइट। लेकिन मैं बोलूँ मैं रियल एस्टेट में अच्छा काम करता हूँ, राइट, तो लोग मेरे को रियल एस्टेट की वजह से जानेंगे,
राइट। तो जब भी आप निश बेस वर्किंग करते हो तब आप ब्रांड पोजिशनिंग इजी वे में करते हो, कस्टमर के दिमाग में आप अच्छी जगह बना पाते हो, क्योंकि उसको पता है कि ये एक चीज के लिए ही ये फेमस है। ओके, मार्केटिंग में भी रियल एस्टेट जाना है तो इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है। सो दैट इज ब्रांड पोजीशन। ब्रांड प्रोजेक्ट, जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरह मैं अपनी ब्रांड की या अपनी कंपनी की पोजीशनिंग नहीं करता। मैं बोलता हूं मैं कस्टमर एक्विजिशन एजेंसी हूं, आपको कस्टमर लाना है तो ही मेरे पास आओ, राइट, क्योंकि मैं दूसरी चीजें नहीं करता हूं, राइट। तो ये फंडामेंटल बहुत क्लियर है कि मैं मेरी पोजीशनिंग कस्टमर एक्विजिशन एजेंसी की तरह कर रहा हूं वैसा। ओके, सो B2B और B2C के लिए कौन सी इफेक्टिव चैनल्स है जिसके थ्रू कस्टमर एक्वायर किए जा सकते हैं? दो टाइप का मार्केट होता है, एक होता है नीड बेस्ड मार्केट और एक होती है फोर्स बेस्ड मार्केट। कोई भी B2B बिजनेस नीड से चलता है, राइट, क्योंकि आपको अगर रॉ मटेरियल बेच रहे हो, मेरे को जरूरत होगी तो भी मैं खरीदूंगा, हाँ, नहीं तो नहीं लूंगा, नहीं हर तो कोई नहीं मेरा लूंगी। कस्टमर नहीं है। हाँ, नहीं है, तो हर B2B बिजनेस को नीड ड्रिवन प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए, और जैसे? नीड ड्रिवन प्लेटफॉर्म है गूगल, यूट्यूब और पिंटरेस्ट। और फोर्स ड्रिवन, जहां पे डिमांड को क्रिएट करनी हो तब आप फोर्स ड्रिवन प्लेटफॉर्म को यूज करते हो। फेसबुक मेन मार्केट है, इंस्टाग्राम ब्रांड मार्केट है, और वो वहां से दोनों से आए कस्टमर्स जो है वो व्हाट्सएप पे आते हैं। व्हाट्सएप जो है वो नर्चरिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये तीनों फोर्स ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, और गूगल, यूट्यूब और पिंटरेस्ट, ये तीनों जहां पे जाके कस्टमर अपनी डिमांड डालता है, नीड्स ये डालता need है, based है। तो नीड बेस है। सो हाउ गूगल एड्स एंड मेटा एड्स फिट्स इनटू कस्टमर एक्विजिशन प्लान? तो B2B के लिए और B2C के लिए आपको दोनों के पार्ट पे काम कर सकते हो। जैसे गूगल की बात करें या मेटा की बात करें, देखो एक होता है कि मार्केटिंग आप क्यों करते हो, एक तो डिमांड को कैप्चर करने के लिए और एक डिमांड को क्रिएट करने के लिए। तो गूगल जो है वो डिमांड को कैप्चर करने के लिए यूज कर सकते हो, और मेटा जो है वो डिमांड को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो। कोई भी ब्रांड को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाना है तो एग्जिस्टिंग मार्केट की डिमांड भी कैप्चर करनी पड़ेगी और नए मार्केट में डिमांड क्रिएट दोनों भी करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो हाइब्रिड पार्ट पे दोनों बिजनेस के लिए विनर्स बन सकते हैं। सुपर। सो ये मेटा हो गया, गूगल हो गया, क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी 2025 इस एज में भी इफेक्टिव है? देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मैं बात करूँ ना, तो बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, राइट, आज की डेट में सबको पता है कि ये जो है पेड बेस ज्यादा चलते हैं, राइट। बड़े इन्फ्लुएंसर की बात करो, वहां पे ट्रस्ट कम है आज। लेकिन माइक्रो इन्फ्लुएंसर है ना, उसके पास ट्रस्ट बेस्ड ऑडियंस है, क्योंकि समझ लो आज किसी के 1000, 2000 या 5000 फॉलोअर है, राइट। तो 5000 फॉलोअर कौन होते हैं? फ्रेंड्स, फैमिली और नियर बाय के ऑडियंस होती है, राइट। तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर के पास आज तगड़ा ट्रस्ट है, राइट। तो अगर किसी भी को 2025 में अगर अच्छा मार्केटिंग करना है तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर के यूज करके अच्छा मार्केट कर सकते हैं। ओके, और माइक्रो इन्फ्लुएंसर ऐसा भी हो सकता है जो प्रॉपर इन्फ्लुएंसर नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने वो मेरे आपके- नियर डीएल में भी ऐसे ढूंढे हाँ। कि सपोज आपके पास 5000 इन्फ्लुएंसर है, मेरे कोई चाचा के 2000 है, मेरा कोई कजिन है उसके 3000, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इफेक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रस्ट ड्रिवन ऑडियंस है। गॉट दैट। सो ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट टू चूज? दोनों ही पार्ट है जहां पे अच्छा काम कर सकते हैं, बट वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करेगा। जैसे ईमेल मार्केटिंग है जहां पे टेक सेवी लोग हैं, वो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है, जैसे टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट अगर आप कोई सेल्स कर रहे हो, राइट, तो आपको ईमेल मार्केटिंग अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहां पे कस्टमर्स को आप दिखा सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा ब्रीफ कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो ईमेल मार्केटिंग अच्छा मतलब जरिया है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, सास प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरा पार्ट है व्हाट्सएप। कोई भी B2B बिजनेस की नर्चरिंग प्रोसेस आज जो होती है या ऑर्डर लेने की प्रोसेस है ना, वो व्हाट्सएप है, राइट। तो आप कोई भी कस्टमर्स की रिपीटेशन वाला काम करना है या नर्चर करना है तो नर्चरिंग प्रोसेस के लिए व्हाट्सएप बेस्ट है आज के टाइम। गॉट दैट। ये मैं आंसर ये समझ रहा था कि आप व्हाट्सएप ही बोलोगे कि ईमेल, मुझे लगता है मुझे ईमेल कुछ समझ में नहीं आता, किसी को ईमेल के लिए बोलना पड़े भाई तो व्हाट्सएप करना, ईमेल किया है। हाँ। बट आपने बहुत सही बोला, जो टेक्निकल जो है, जो ईमेल पे ही काम करते हैं, जो टेक्स ड्रिवन है, हाँ। वो लोग तो ईमेल मार्केटिंग को समझते हैं और उसके ऊपर उनका परफॉर्मेंस भी आ जाए। गॉट दैट। एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग क्या अंडररेटेड है अभी भी फॉर द कस्टमर एक्विजिशन? हाँ, मतलब अगर देखोगे तो सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए, लेकिन ये कोई ये नहीं देखता कि मुझे लाइफ टाइम कौन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मेरा किधर से होगा, राइट। तो जो लोग अंडर रेटिंग कर रहे हैं तो उसको अब पता है कि पेड चैनल से जो अब आज की डेट में उसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा है वो उसको कभी सस्टेन नहीं करेगा।
किसी भी ब्रांड को अगर सस्टेन करना है तो गूगल एसईओ के बिना उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको आना ही पड़ेगा एसईओ कंटेंट मार्केटिंग में। इतना इफेक्टिव है वो। इतना इफेक्टिव है क्योंकि लॉन्ग टर्म जिसको ब्रांड बिल्ड करना है, आज मुझे इंडिया में एक भी ब्रांड ऐसे दिखाओ जिसका 30% ऑडियंस ऑर्गेनिक नहीं आ रहा हो या सर्चिस से नहीं आ रहा हो। अगर 30% ऑडियंस अगर ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है तो वो ब्रांड सस्टेनेबल है ही नहीं। क्या बात है। हाँ, जब भी आप गूगल की बात करो तो गूगल को आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि नीड बेस्ड मार्केट गूगल के पास है। अगर नीड को आप कैप्चर नहीं कर पाते हो तो डिमांड तो आप कितना ही क्रिएट कर लोगे। गॉड। ये लिंक्डइन बोलते हैं प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग, हाउ डज लिंक्डइन प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल? मैं लिंक्डइन में अगर B2B बिजनेस है, राइट, तो B2B बिजनेस के लिए जितने भी डिसीजन मेकर है ना सारे लिंक्डइन पे हैं। तो B2B बिजनेस वाले को लिंक्डइन करना चाहिए, बट उसको ये देखना चाहिएगा कि कस्टमर की जो प्रोफाइलिंग है उसके या टारगेटेड जो कस्टमर्स है वो देसी नहीं होने चाहिए, राइट। वो जब भी समझ लो कि किसी का बिजनेस परचेज मैनेजर से ऑपरेट होता है, डिसीजन मेकर परचेज मैनेजर है, तो उस केस के अंदर उसको लिंक्डइन अच्छा काम करेगा। गॉट दैट। और ये जितने भी D2C ब्रांड है वो क्यों हाई कॉस्ट उनकी लगती है कस्टमर एक्विजिशन की? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट D2C में पहली बात तो एक कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट लेने के लिए 1000 ऑप्शंस है। मतलब आज आप भी बेच रहे हो, मैं भी बेच रहा हूँ, दूसरा भी बेच रहा है, तीसरा भी बेच रहा है, तो कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। दूसरे पार्ट है कि D2C में ज्यादातर लोग डिस्काउंट देके कस्टमर्स को ला रहे हैं कि इतना % डिस्काउंट ले लो लेकिन हमारे यहाँ से बाय करो। दूसरा पार्ट है वहां पे रिटेंशन एंड लॉयल्टी कम है। आज समझ लो आप जिससे टी शर्ट खरीद रहे हो, राइट, उसी से ही आप दूसरी बार खरीदोगे, ऐसा कुछ नहीं। क्यों 10 ऐड आती है, 10 अरे ऐड ये आती अच्छा लग रहा है यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। तो जहां पे ब्रांड की लॉयल्टी कम है, राइट, उस केस में उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हाई आती है क्योंकि उसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कम है। गॉट दैट। वैसा सो एक आजकल स्टार्टअप बहुत चलता है, उसकी मार्केटिंग बहुत चलती है, कोई ऐसी टिप्स या ट्रिक्स आप कहना चाहोगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस से उनको सीखना चाहिए? देखो, स्टार्टअप्स बिजनेस को अगर मैं बात करूँ ना तो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंस की मैनेजमेंट उसको ट्रेडिशनल बिजनेस वालों से सीखनी चाहिए। वेरी ट्रू। क्योंकि वो बन बेस चलते हैं और ट्रेडिशनल वाले जो प्रॉफिट होगा तो ही बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे, राइट। वो ज्यादा मेहनत करेंगे, स्पीड वाला जो पार्ट है वो ट्रेडिशनल में कम होता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल वही होगा, राइट, सस्टेनेबल वही होगा। तो स्टार्टअप्स को अगर ट्रेडिशनल से कुछ सीखना है तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी सीखना हाँ, चाहिए। ट्रेडिशनल वाला प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, भले थोड़ा ग्रोथ वो स्लो कर लेगा, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ करेगा। स्टार्टअप वाले ग्रोथ करना चाहते हैं, उस चक्कर में प्रॉफिट बंद कर देते हैं वैसा। गॉट दैट। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कब से मेरे अंदर बर्निंग था वो ये है, हाउ इज दिस पॉडकास्ट मार्केटिंग इंपॉर्टेंट? देखो, पॉडकास्ट आज की डेट में अगर कोई भी ब्रांड की रियल स्टोरी अगर सुननी है या किसी के पर्सनल पार्ट पे किसी से अच्छा लर्निंग लेना है तो उसके साथ 2 घंटा बैठना पड़ेगा, बराबर है, राइट। तो ही जाके उसको आप समझ पाओगे या उसके पास से क्या है वो आप निकाल पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट जो है वो एक ब्रांड की रियल ऑथेंटिक स्टोरी जो होती है, स्ट्रगल की बात करें या रियल एक्सेस, कोई सी भी, सपोज करो कि मुझे आपसे कुछ सीखना है या किसी से भी मुझे कुछ सीखना है, उसके पास 2 घंटे मुझे मैं क्वेश्चन कर पाऊं, राइट, वैसे आंसर अगर मैं निकाल पाऊं तो मुझे ऑथेंटिक चीजें बाहर आके मिलेगी और वहां से मेरा लर्निंग एक्सेस बनेगा कि मैं उससे पास क्या सीख सकता हूं, वैसा। और दूसरी चीज, कोई बंदा अपनी ऑथेंटिक चीजें बाहर निकालता है या उसको बताता है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट एक लॉन्ग टर्म ब्रांड की स्टोरी या ब्रांड बिल्ड करने की प्रोसेस है। अगर कोई भी बिजनेस वाला है वो पॉडकास्ट करेगा तो उसकी ब्रांड की इमेज कैसी होनी चाहिए वो प्रॉपर वे में उसको समझ आएगा कि ये ब्रांड ऐसे ही नहीं बनी और लाइफ टाइम वो एक स्टोरी उसकी स्टोरी होकर भी रह जाएगी, रहता है, राइट। तो पॉडकास्ट एक ऐसा जरिया है जहां पे एक लॉन्ग टर्म ब्रांड्स के लिए अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। गॉट दैट। ये आपने बीच में कहा D2C में कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है, कस्टमर एक्वायर किया जाता है, इस स्ट्रेटेजी में सबसे डेंजरस या इसका पिटफॉल क्या है? देखो, पिटफॉल अगर मैं बात करूं ना तो डिस्काउंट स्टोर नहीं बनाना चाहिए। आप ब्रांडिंग मार्केटिंग क्यों करते हो? ब्रांड बनाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। हाँ, बिजनेस बढ़ाने के लिए। और आप देते क्या हो?
डिस्काउंट। तो लास्ट में अगर बहुत ज्यादा डिस्काउंट से आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप डिस्काउंट स्टोर बन के रह जाते हो, लॉयल्टी नहीं होती। को डिस्काउंट दोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। राइट, तो उस तरीके की मार्केटिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपको सस्टेन कर ही नहीं सकती है। गॉट दैट। राइट, तो डिस्काउंट डैमेज ही करता है, कैशबैक डैमेज ही करता है। बट इनिशियली कर सकते, लॉन्ग टर्म वैसा बिल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब कोई कस्टमर एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट बहुत हाई जाती है, कोई ऐसा 2, 3, 4 हैक जिससे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम की जा सकती है? कंटेंट मार्केटिंग करो, वीडियोस बनाओ, जो अपनी सेल्स प्रोसेस है वो सेल्स प्रोसेस के वीडियो बना के मास ऑडियंस में एम्पलीफाई करो। दूसरा, कंज्यूमर नेटवर्क एक्सेस बनाओ, जिसके पास ज्यादा कस्टमर्स है उसके साथ पार्टनरशिप डील सेटअप करो। तीसरा पार्ट है रेफरल प्रोग्राम सेट करो। ये तीनों पार्ट से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी सस्ती आएगी। और लॉन्ग टर्म अगर आपका प्लानिंग है तो गूगल एसईओ पे हैवी काम कराओ। ओके, हाँ, ये मेरे लिए बड़ी ओपनिंग है कि एसईओ पे काम करना इतना इफेक्टिव हो सकता है लॉन्ग टर्म, पर शॉर्ट टर्म में उसमें रिजल्ट नहीं दिखते। कोई भी आज D2C में अगर काम करने जाओ तो 12 से 18 महीना एसईओ में लगता है। B2B में काम करने जाओ तो 3 महीने से 6 महीने का टाइम लगता है, तो टाइम देना पड़ेगा वो। गॉट दैट। सो ये अभी एआई सब जगह बोलते हैं, तो एआई ऑटोमेशन ये कस्टमर एक्विजिशन में कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखो, एआई आज की डेट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एआई जो है वो एड्स को पर्सनलाइज कर रहा है। आज समझ लो, आज आपको कोई एड्स दिखेगी और आपको ये लगेगा कि मेरे लिए है, तो उसका ओपनिंग रेट ज्यादा हो जाएगा। राइट, तो एआई क्या कर रहा है कि कस्टमर के कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव कर रहा है, जिस वजह से आरओआई लोगों का अच्छा बनना चालू हुआ है। दूसरा क्या होगा कि जहां पे लार्ज कस्टमर्स की इंक्वायरी आ रही है, नंबर ऑफ इंक्वायरीज आ रही है, तो वहां पे एआई एजेंट्स लग गए, चैटबॉट लग गए। राइट, तो वो ऑटोमेशन कस्टमर नर्चर करना आसान हो गया। तो एआई आज के डेट में बिजनेस ओनर्स के लिए मतलब वरदान टाइप का काम कर रहे हैं, कि जो 50 लोगों की टीम चाहिए थी नर्चर करने के लिए, वो एआई बॉट कर देता है। सुपर। राइट, तो एआई अच्छा काम कर रहा है और एआई फायदेमंद है आज की डेट में अप्लाई करना, चैटबॉट वगैरह के। गॉट दैट। रैपिड फायर और मिथ्स और उसके अंदर जाऊं उसके पहले लास्ट एक क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है वो ये है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है या जो भी ब्रांड है वो कस्टमर एक्विजिशन में आपके साथ कुछ मिस्टेक करते हो, ऐसा कुछ आपने कभी नोटिस किया है? हाँ, कस्टमर एक्विजिशन में ये मिस्टेक्स ज्यादा होती है कि लीड्स आ गई लेकिन नर्चर नहीं हुआ। राइट, उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है, ये होता है कि फॉलोअप नहीं होते टाइम से। सपोज करो किसी ने बोला कि मुझे 15 दिन में कॉल करो, तो 15 दिन के बाद वापस उसको कॉल जाना चाहिए, वहां पे लीकेज होता है। तीसरा पार्ट अगर मैं बात करूं, राइट, तो प्रोडक्ट नॉलेज और बाइंग डिसीजन नहीं बनाने के पीछे एक ही रीजन होता है, जो रहता है एफएक्यू क्लियरेंस अच्छे वे में नहीं होता सेल्स टीम का। राइट, तो वहां पे हैवी लीकेज है। तो ये 3 मिस्टेक्स जो है वो कस्टमर एक्विजिशन में सबसे हाईएस्ट ब्रांड कर रही है अभी। गॉट दैट। ठीक है, कुछ मिथ्स वर्सेस फैक्ट मैं पूछूंगा, यू टेल। कस्टमर एक्विजिशन ओनली अबाउट स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एड्स? ऐसा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करो, लेकिन स्पेंडिंग के साथ में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी प्लान करो। जैसे एसईओ का पार्ट हो गया, या ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, रेफरल बिजनेस हो गया, कंज्यूमर एक्सेस वाला जो पार्ट हो गया। तो ये तीनों पार्ट पे आप अच्छा से अच्छा काम कर सकते हो। खाली पेट एड्स करने से कस्टमर आते हैं वैसा नहीं होता है, मल्टीपल वेज हैं उसको लेके आने का। गॉट दैट। ओनली बिग ब्रांड्स कैन रन इफेक्टिव कस्टमर एक्विजिशन कैंपेन्स? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे ब्रांड है उसके लिए तो बहुत इफेक्टिव वे में काम हो सकता है। जैसे समझ लो उसको क्लियर है मेरे को ब्रांडिंग नहीं करना, तो मेरे पास कस्टमर ही आएगा अगर मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा। तो बड़ी ब्रांड्स होती है उसको तो ब्रांडिंग कैंपेन सेटअप करने पड़ते हैं। गॉट दैट। राइट, तो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर ले लिया और छोटे बजट में भी वो काम कर सकते हैं। ये तो उल्टा है। तो छोटा ब्रांड है उसके लिए उल्टा इजी है, क्योंकि छोटे ब्रांड को थोड़े भी कस्टमर्स आ जाएंगे तो भी उसके लिए बहुत है ना। और बड़े ब्रांड्स को तो कैंपेन में पैसा ही बड़ा लग रहा है, तो उसको लार्ज कस्टमर ही चाहिए। राइट, और कैंपेन फुल फेल हो गया तो नुकसान भी बहुत बड़ा है, और छोटे वाले को नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है वैसा। नेक्स्ट एक मिथ और फैक्ट इज कस्टमर एक्विजिशन सिर्फ मार्केटिंग टीम का काम है? देखो, कस्टमर एक्विजिशन मार्केटिंग टीम का काम नहीं है। टीम का काम है कंपनी, मार्केटिंग टीम का काम है कंपनी में नया कस्टमर्स लेके आना, उसके पास को नर्चर करके सर्विस अच्छा देना, प्रोडक्ट अच्छा देना और उसको रिपीट लेके आना। ये सारी चीजों का काम भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने में होता है। राइट, तो खाली कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन दोनों ही काम करना पड़ेगा। सिंगल काम करने से आप ग्रोथ नहीं कर लोगे। राइट, तो
सबका काम है, ये टीम वर्क है। मार्केटिंग टीम भी काम करेगी, सर्विस टीम भी काम करेगी, प्रोडक्ट टीम भी काम करेगी, और सब मिलके एक अच्छा बिजनेस होगा। गॉट दैट। कस्टमर एक्विजिशन स्टॉप्स वंस कस्टमर बाइज। बाय कर लेता है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कस्टमर जो है वो एक्विजिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि कोई भी कस्टमर्स आने के बाद में 7 दिन की जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस और एक्सपीरियंस प्रोसेस होती है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्योंकि आज के डेट में अगर समझ लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कस्टमर एक्विजिशन करूँगा, अगर मैं ये पॉइंट पे मार्केटिंग कर रहा हूँ और कोई कस्टमर्स मेरे पास आता है, क्लाइंट मेरे से जुड़ता है, और 7 दिन में अगर मैंने उसको कस्टमर नहीं दिया, राइट, तो मेरा प्रॉमिस फेल हो जाएगा। तो ब्रांड बनने से पहले ये भी देखना पड़ता है कि मैं राइट प्रॉमिसेस करूँ मार्केटिंग के दौरान, नहीं तो जितना ब्रांड बनाने की ओर जाते हैं उतना खत्म भी होते हैं, राइट। Good. तो दोनों ही पार्ट पे काम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है। सो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, रैपिड फायर। और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, फट एक आध लाइन में आंसर देना है। वन कस्टमर एक्विजिशन चैनल ब्रांड कैन नेवर सर्वाइव। पेड मार्केटिंग। ओके। पेड एड्स और ऑर्गेनिक मार्केटिंग, योर पिक। दो नहीं। वेरी वेरी स्मार्ट आंसर। द कॉस्टलीस्ट मिस्टेक ब्रांड्स मेक। कस्टमर्स को फॉलो अप नहीं करना। गॉट दैट। द ब्रांड यू थिंक ऑफ व्हेन आई से किंग ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। क्रीड। Cred. Oh. What are most important, CAC or CLV? CLV। Okay. A book or resource you would recommend to customer acquisition? 2 घंटा सब्जेक्टिव सर्फिंग। नो बुक नहीं, ये 2 घंटा सब्जेक्टिव सर्फिंग। गुड। और हाँ, ये अच्छा भी, आजकल कई बच्चे बोलते हैं बुक नहीं पढ़ी जाता है, बुक नहीं, तो सब्जेक्टिव सर्फिंग करो। दैट कुड बी रीडिंग, राइटिंग, और इवन इंटरनेट गूगल सर्चिंग हो गया। ठीक है, गॉट दैट। वन एक्विजिशन ट्रेंड यू थिंक इज ओवरहाइप्ड। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। Okay, that is overhyped. Okay, fine. So I hope you really got a lot of information about building your career in marketing, how to do marketing, how to acquire customer, how to retain customer. और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो और सच में आपको इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू मिली है, इट्स माय हाई रिकमेंडेशन, सब्सक्राइब बटन दबाइए, और किसी को भी अगर ये यूजफुल हो सकता है उसे शेयर जरूर से कीजिए। थैंक यू।